अस्सलाम वालेकुम। इंडिया के अंदर अब दुनिया आहिस्ता आहिस्ता तंग की जा रही है नरेंद्र मोदी और उसके गुंडों और दहशतगर्दों के लिए। कांग्रेस की सरकार ने जब सवाल जवाब ये किए कि जनाब मोदी साहब ने सरेंडर क्यों कर दिया, क्योंकि उन्होंने ट्रंप की मीडिएटेड जो सीज़ फायर है उसको सरेंडर डिक्लेयर किया, तो वो कहते हैं कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी डोनाल्ड ट्रंप के सीज़ फायर को तस्लीम करने के लिए, और इंडिया ने हथियार क्यों फेंक दिए थे। क्योंकि वो बार बार एक बात करते हैं। अभी रिसेंटली हमने अनिल चौहान जो उनके एक जनरल हैं उनके बयान भी सुने, तो वो कहते हैं जी ये मैटर नहीं करता हमारे कितने जहाज़ गिरे थे, मैटर ये करता है हमने सबक क्या सीखा और हमने जवाब क्या दिया। और तासुर ये दिया जा रहा है कि शुरू में हमारा ज़रूर नुकसान हुआ है, इंडिया का ज़रूर नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद जो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान बेबस हो गया। और यहाँ पे कांग्रेस सवाल करती है अगर पाकिस्तान इतना बेबस था, हम इतने ताकतवर थे, हम उनसे कई गुना ज़्यादा अमीर हैं, तो ऐसी कौन सी हमारी मजबूरी बन गई थी कि हमने अमेरिका की सुन ली। साथ ही कांग्रेस ये सवाल करती है कि ऐसा कौन सा ट्रेड जो अमेरिका हमारे साथ करना चाह रहा है, जहाँ पे इलॉन मस्क अब फैक्ट्री नहीं बनाएगा टेस्ला की इंडिया के अंदर, जहाँ पे एप्पल फैक्ट्रियाँ और नहीं खोलेगा, एप्पल आईफोन्स की टिम कुक जो है इंडिया के अंदर, ऐसा कौन सा नया व्यापार हो रहा है। और क्या हमारी सिक्योरिटी यानी इंडिया की सिक्योरिटी और सालमियत व्यापार से कम इम्पोर्टेंस रखती है। और यहाँ पे आपको फंडामेंटली एक चीज़ समझ आती है जो अब आहिस्ता आहिस्ता इंडियंस को भी समझ आ रही है कि ये जो हमला था ऑपरेशन सिंदूर, इसका कोई भी टेररिज्म ख़त्म करने का मकसद नहीं था। ये सिर्फ अपने अंधभक्त वोटर्स को मोदी सरकार ने बताया था कि हम बहुत ताकतवर हैं, हमने पाकिस्तान की नाक की लकीर निकलवा ली, और इस वजह से ये फैसला उनको पुट्ठा पड़ गया। तो अब बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जो है जनाब वो देशद्रोही है, वो एंटी नेशनल है और वो ट्रीजन कमिट कर रही है। इसके ऊपर वो चाहते हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, ना तो सिर्फ कांग्रेस के ऊपर बल्कि ममता बनर्जी के ऊपर भी, जो तृणमूल कांग्रेस को चलाती हैं, जो बंगाल के अंदर कई दहाइयों से चीफ मिनिस्टर हैं। वहाँ पे अमित शाह एक रैली करते हुए कहते हैं कि 2026 में हमने ममता को घसीट के निकाल देना है बंगाल से, और यहाँ पे भी हम वही पॉलिसीज़ लाएंगे जो मोदी सरकार की होगी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ऑपरेशन सिंदूर के ख़िलाफ़ जा रही हैं, उसकी तौहीन कर रही हैं, तजलील कर रही हैं, आर्म फोर्सेस को तजलील कर रही हैं, ताकि वो मुसलमान वोटर को अपीज़ कर सकें। यानी कि अमित शाह ने एक ही जुमले में कहा कि ममता बनर्जी एंटी नेशनल है क्योंकि वो सवाल जवाब कर रही है ऑपरेशन सिंदूर पे, और ममता बनर्जी ये सब कुछ इसलिए कर रही है क्योंकि मुसलमान नागरिक जो इंडिया के हैं, ये मुसलमान सिटीजन्स जो इंडिया के हैं, उनको पसंद है जब ऑपरेशन सिंदूर की तनकीद की जाए। यानी कि मुसलमान जो हैं वो इंडिया में रहते हुए इंडिया से नफ़रत करते हैं। बहुत ख़तरनाक खेल है मेरे भाई। और यही हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई जिसमें हमने कहा था कि हम मजबूरी समझते हैं असदुद्दीन ओवैसी की, हम जावेद अख्तर साहब की मजबूरी समझते हैं कि इनको बीजेपी की उठा के रखनी पड़ती है, नहीं तो वो इन लोगों को तोड़ के रख देंगे। ये है शाइनिंग इंडिया, ग्रेट इंडिया, विश्व गुरु इंडिया, जहाँ पे टॉलरेंस लेवल ये है कि कोई तनकीदी सवाल पूछे तो एंटी नेशनल। और ये कोई फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, कोई 1000-2000 लोग नहीं है, 25 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं इंडिया के अंदर। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ जो नाम है ऑपरेशन का, वो एलिनेटिंग इन नेचर है। आप ऑपरेशन का बहुत कुछ नाम रख सकते थे, लेकिन आपने ऑपरेशन सिंदूर रखा। आपने ऑटोमेटिकली जैन, बुद्ध, सिख और मुसलमानों को आइसोलेट किया। आपने कहा कि पहलगाम का जो हमला है वो हिंदुओं पे हमला था और अब हिंदुओं की आर्मी जवाब देगी। तो ये बाकी लोग क्या इंडियन नहीं है? जब पाकिस्तान ने अपने ऑपरेशन का नाम बनियाल मरसूस रखा था, तो पाकिस्तान तो कहता है हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हैं, 96% लोग पाकिस्तान में मुसलमान हैं, ये फिर भी सेंस बना सकता है। लेकिन इंडिया जैसे देश में जहाँ पे मल्टी कल्चरिज्म को सेलिब्रेट किया जाता है और दुनिया को चूरन बेचा जाता है कि मल्टी कल्चर सोसाइटी है, वहाँ पे आप ये हरकतें कर रहे हैं। हमारे ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि शिमला एग्रीमेंट जो है वो वर्चुअली अब एक डेड डॉक्यूमेंट है, जो यूनिलैटरल इंडिया वायलेशंस कर रहा है मकबूजा कश्मीर में पानी के मामले में। इसके बाद तो इस डॉक्यूमेंट की कोई अहमियत नहीं है, और अब पाकिस्तान भी इस डॉक्यूमेंट को डेड तस्लीम करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल को रिवर्ट करेगा एज ए बॉर्डर। यानी कि अब लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो नहीं होगी जो शिमला एग्रीमेंट में थी, बल्कि अब 1948 वाली होगी। इसके कई मतलब हो सकते हैं। इसका ये मतलब हो सकता है कि पाकिस्तान कोई इंकर्जन प्लान कर रहा है मकबूजा कश्मीर के लोगों को आज़ादी दिलवाने के लिए। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि पाकिस्तान पॉस्चर कर रहा है इंडिया के सामने कि जनाब हम आपको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयारी कर रहे हैं।
साथ ही उन्होंने कहा कि अब जो भी बात इंडिया से होगी वो किसी मल्टीलैटरल फोरम पे ही होगी, यानी कि बायलैटरल गुफ्तगू का रास्ता भी उन्होंने बंद कर दिया। इंडिया बार बार चाहता था कि सिर्फ बायलैटरल गुफ्तगू के तहत कश्मीर का मामला और पानी का मामला डिस्कस किया जाए, पर अब पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ दे दिया कि ऐसे नहीं होगा। इस मौक़िफ़ को सेकंड किया था बिलावल भुट्टो ने, जब उन्होंने बात की कि जनाब हम चाहते हैं कि क्रॉस बॉर्डर प्रोब और टेरर अटैक्स में जो इंटरनेशनल बॉडीज़ करें, ताकि हम इस क्रक्स तक पहुंच सकें कौन सा मुल्क क्या कर रहा है, एज अपोज टू इंडिया और पाकिस्तान आपस में बैठ के चीज़ें तय कर लें। तो अब रियलिटी ये है कि ये मामला एक ऐसी जगह पे चला गया जहाँ पे इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। रविश कुमार जो इंडिया के सबसे मकबूल तरीन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने रिसेंटली अपना एक वीलॉग किया था जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया की फेल्ड फॉरेन पॉलिसी की वजह से आज इंडिया को मुँह की खानी पड़ी है। उन्होंने बाकायदा इंस्टेंट्स बताए कि जयशंकर साहब जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं वो किस तरह दो टोक जवाब देते थे अमेरिका को, लेकिन अब बिल्कुल खामोश हैं। और इस खामोशी की आज मैं आपको वजह बता देता हूँ। इसी खामोशी की वजह ये नहीं है कि अमेरिका ने बहुत बड़ी लालच दी है, इसकी खामोशी की वजह ये नहीं है कि कोई पैसों की आमद होने लगी इंडिया में। इसमें खामोशी की वजह यह है कि जो पाकिस्तान ने मिलिट्री रिस्पॉन्स दिया था वो इतना खौफनाक था कि मोदी सरकार का मुंह बंद हो गया। जो दावे वो करते थे कि उन्होंने हमारे में तबाही की है वो तो साबित हो नहीं सके। अपनी तबाही को बचाने के लिए अब वो नया से नया झूठ घड़ते हैं। रियलिटी ये है कि कोई नेशन स्टेट तवक्को नहीं कर रहा था कि चाइनीज़ एयरक्राफ्ट्स, PL-15 मिसाइल और पाकिस्तान इतना अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। कभी कभार जब मुल्क जो छोटा होता है या साइज़ में छोटा इंसान होता है, वो एक चपेट ही मारता है ना बड़े आदमी को, तो बड़ा आदमी अंदर से हिल जाता है, क्योंकि उसको अपने वजूद का घमंड होता है। वो घमंड टूटता है। जब वो घमंड टूटता है तो उसको समझ नहीं आता वो जवाब क्या दे। अक्सर औकात वो इतना स्टन और शॉक हो जाता है कि वो कभी जवाब दे ही नहीं पाता, और यही हुआ है इंडिया के साथ। अब इसी को देखते हुए चाइना J-35 देने से पहले एक नया 4th to 5th जनरेशन फाइटर जो J-10C का अगला वर्जन है वो भी पाकिस्तान को दे रहा है अगले 2 महीने के अंदर। लगभग बताया जा रहा है कि 36 जहाज़ आ रहे हैं, और उनके अंदर PL-15 नहीं PL-17 मिसाइल्स हैं। PL-15 की रेंज थी 200 से 250 किलोमीटर की, तो PL-17 की रेंज है 400 किलोमीटर की। ऑल ऑफ अ सडन दिल्ली तक, यानी कि अपने वेस्टर्न बॉर्डर जो हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर और राजस्थान के अंदर है, वहाँ से लेके दिल्ली तक इंडिया इनसिक्योर हो गया। पाकिस्तान अब उसको स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रखता है। पाकिस्तानी फाइटर पायलट्स इन जहाज़ों की ट्रेनिंग भी मुकम्मल कर चुके हैं। अब इंडिया को समझ आ रहा है कि अमेरिका की ग़ुलामी करने का नुकसान क्या होता है, कि आप रीजन में तने तनहा हो जाते हैं। रशिया जो उनका नेचुरल एलाय था उन्होंने भी छोड़ दिया। रशिया के फॉरेन ऑफिस से जो पाकिस्तान के लिए बयानात आए हैं, जो पाकिस्तान के साथ वो अब इकोनॉमिक टाइज बनाना चाह रहे हैं, और सरप्राइजिंगली अमेरिका उनको बनाने भी दे रहा है। ये भी सोचने वाली बात है कि इंडिया तेल लेके बेचे रशिया का, तो ट्रंप कहता है ये आप क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान $2.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ले अपनी स्टील मिल के लिए, तो अमेरिका उस पर खामोश रहता है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका को भी समझ आ गई कि पाकिस्तान अब वो चीज़ें करेगा जो पाकिस्तान के सेल्फ इंटरेस्ट में है, और फिलहाल उसको हम टच नहीं करते। वो एक फातेह कौम है, यानी कि वो जीत के बाहर आए हुए। पाकिस्तान ने जो एयर स्पेस बैन किया था इंडिया को लगभग 40 दिन का, उसके अंदर तकरीबन 8.2 अरब रुपए का इंडिया का नुकसान हुआ है। इंडिया को इस नुकसान की वजह से इतना मुश्किलात पैदा होगी कि एयर इंडिया CEO जो सबसे बड़ी कंपनी है, जो रतन टाटा साहब ने ख़रीदी थी, जिसके बाद उन्होंने एक दुनिया का सबसे बड़ा एयरबस का ऑर्डर दिया था, उन्होंने कहा है कि ये कंटिन्यूड रिस्ट्रिक्शंस सस्टेनेबल नहीं है। अगर ऑपरेशंस रिज्यूम नहीं करते तो हमारी एयरलाइन के प्रॉफिटेबिलिटी गोल जेपटी में आ जाएंगे। अब ये ज़रूरी क्यों है इंडिया के लिए कि पाकिस्तान से नॉर्मलाइजेशन हो, एयर स्पेस दोबारा खुले, एयर इंडिया की फ़्लाइट्स रिज्यूम करें, कि उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा एयरबस का ऑर्डर किया है। जब आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स दाव पे लगाए हो ना, तो फिर यही होता है। और यहाँ पे इंडिया की शाइनिंग डेमोक्रेसी की रियलिटी सामने आती है, शाइनिंग इकॉनमी की। ये इकॉनमी फॉर द एलिट्स है। यहाँ पे जब अडानी को तकलीफ़ होती है तो मोदी सरकार उसके पोर्ट के शेयर ख़रीद लेती है। LIC की रिपोर्ट पढ़ लें, जहाँ पे उन्होंने लगभग 1000 करोड़ के शेयर ख़रीदे हैं अभी अडानी पोर्ट्स के। या अगर एयर इंडिया को तकलीफ़ हो जो टाटा ग्रुप की है, तो वहाँ पर फिर मोदी सरकार मजबूर हो जाती है। और ये जो एलिट कैप्चर है इंडिया में, ये पाकिस्तान से भी ज़्यादा खौफनाक है। यानी कि इंडियन पॉलिसी जो है वो कुछ कारोबारी इंडिया में बैठ के तय कर रहे हैं, और उसकी डिक्टेशन वो मोदी को देते हैं, और मोदी वो बच्चे की तरह आके बिलबिलाता है पूरी कौम के सामने, और कई झूठ उसको बोलने पड़ते हैं इसके लिए।
लेकिन रियलिटी ये है कि दुनिया के अंदर सोशल मीडिया की वजह से ये चीज़ें बेनकाब हो जाती हैं। तो इंडिया की जो एक ज़िल्लत है ये कुछ दिनों की नहीं लग रही, ये अब लग रहा है समय ही ऐसा है कि ये उनका ज़िल्लत वाला युग है। वो जो होते हैं ना, हमारा कल युग हो गया तो ये हो गया, ये वक्त ही उनकी ज़िल्लत का है। और अल्लाह ने पाकिस्तान की इज़्ज़त, हौसला अफजाई और दुनिया में पजीराई लिखी हुई है, और ये चीज़ इंडिया को तो खासे ही तकलीफ़ दे रही है। मैं इसकी एक और मिसाल देता हूँ कि अल्लाह ने पाकिस्तान की इज़्ज़त क्यों रखी हुई है, हालांकि हम डिज़र्व नहीं करते। मिनासल कौम, जितना हमारा एफ़र्ट है अच्छा काम करने के लिए वो तो आप सबके सामने है। मसलन हमारा जो पूरा बॉडी ऑफ वर्क है वो सिर्फ यही है कि पाकिस्तान क्या खच्चे मारता है सारा दिन, लेकिन इंडिया कह रहा है कि नहीं, हम इस मुल्क को भी सुपर पावर की तरह दिखाएंगे। पाकिस्तान इलेक्ट हो गया वाइस चेयर ऑफ UNSC's काउंटर टेररिज्म कमेटी। जी हाँ, आपने ठीक सुना कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है उसका वाइस चेयरमैन कौन है? पाकिस्तान। इंडिया का तो पूरा नेटिव प्रोग्राम गया वाड़। दुनिया को वो कह रहे हैं ये दहशतगर्द मुल्क है। 180 मुल्कों में उन्होंने अपनी डेलीगेशन भेजी है बताने के लिए ये दहशतगर्द मुल्क है, और UNSC में हम इलेक्ट हुए, यानी कि वोट डले नेशंस के, और उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान विल बी वाइस चेयर ऑफ UNSC's काउंटर टेररिज्म कमेटी। दुनिया को समझ आई और उन्होंने सहराया कि पाकिस्तान का काउंटर टेररिज्म का काम अच्छा है, इनको इस ओहदे पे बैठा दो। एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस्लामाबाद UN की कमेटी जो ओवरसी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सैंक्शन ऑन तालिबान है उस कमेटी में भी चेयर बना दिया गया। यानी कि UN की जो बॉडी जो सैंक्शंस प्लेस करना चाह रही है तालिबान में, हम उस कमेटी के भी चेयर हैं। इंडिया को और मुंह की खानी पड़ गई। मैं तो सोचता हूँ मेजर गौरव वारिया रात को शराब पी के परेशानी की हालत में बैठे होंगे कि ये हो क्या रहा है। इतने बड़े बड़े दावे वो TV पे आए करते थे, लाखों लोगों को अपने मुल्क में गुमराह करते थे। रियलिटी ये है कि दुनिया पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म के हवाले से मानती है। दुनिया पाकिस्तान को अब अफ़गान रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से UN में जगह दे रही है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिलेशनशिप नॉर्मलाइज हो रहे हैं, तो ये मेजर विन्स हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान ने अपनी कमिटमेंट दिखाई कि हम एडवांस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ द UN चार्टर, और हम मुख्तलिफ रीजन के अंदर जो जोन्स बने हुए हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे आपके साथ मिल के। अब इस सारी सूरत हाल में तकलीफ़ तो होती होगी। बेचारों को अदनान समी को TV पे ला के आपकी अदालत में बैठा के इंटरव्यू दिलवाने पड़े हैं कि तुम बताओ तुम्हारे साथ कितनी ज़्यादती हुई। तो वो बंदा कहता है कि जनाब मेरे साथ इतनी ज़्यादती हुई कि इन्होंने पाकिस्तान की रियासत में मेरी माँ का जनाजा मुझे अटेंड नहीं करने दिया। माँ के जनाजे से पहले तो तुम कभी आए नहीं थी माँ की खिदमत करने, जनाजे के वक्त तुम्हें अटेंड नहीं करने दिया, सो बी इट। आपने पाकिस्तान की सिटीजनशिप छोड़ी थी अपने करियर के चक्कर में, वहाँ जाके आपने अनाप शनाप बकवास की थी पाकिस्तान के बारे में। आज जो आपने इंटरव्यू दिया आपने सीमेंट कर दिया आपकी लेगेसी कि आप अपने मुल्क के साथ गद्दारी करके इंडिया गए थे। बहरहाल ये आपकी ज़िंदगी है, आपकी चॉइस है और आपको इख्तियार है आप ये करें, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो फिर आपको भुगतने पड़ेंगे। अगर पाकिस्तान में आपने ड्रग्स प्रोक्योर करने हैं तो आप ये डॉक्यूमेंट्री देखें। अगर आपने पता करना है कौन सी रिहा फैसिलिटीज़ आपके लिए सस्ती हैं या महंगी है तो आप ये डॉक्यूमेंट्री देखिए। अगर आपने पता करना है पाकिस्तान पुलिस का एटीट्यूड क्या है टूवर्ड्स ड्रग एडिक्ट्स, ड्रग पेडलर्स, तो आप ये डॉक्यूमेंट्री देखें। पूरा पाकिस्तान ही कवर हो गया तो खुदा के वास्ते ये डॉक्यूमेंट्री देखें। थोड़ा सा अमेरिका की तरफ जाते हैं कि वहाँ पे भी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। अमेरिका ने जितनी भी भाषण और बातें की थी इसराइल को टफ टाइम देने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मिडिल ईस्ट के अंदर आके इसराइल को नाम मिलने में, लेकिन UN में काम उसी तरह है। US ने वीटो किया UN की कॉल फॉर इमीडिएट सीज फायर एंड एड इन गाज़ा, जहाँ पे उन्होंने वीटो किया वो SC का रेजोल्यूशन जो इंश्योर करता कि सीज फायर के बिटवीन इसराइल एंड हमास के बाद गाज़ा के लोगों को एड पहुँच सके। इसी के साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ ग्रेटा थनबर्ग का जो फ्लोटिला है उसको भी इसराइल ने वार्निंग्स भेज देंगे, जनाब अगर तुमने प्रोसीड किया टूवर्ड्स गाज़ा और इन लोगों को एड पहुंचाने की कोशिश की तो वी विल गन यू डाउन। इसके ऊपर एक तफसीली क्लिप हम ऑलरेडी कर चुके हैं अमान का, मैं चाहूँगा कि उसका लिंक यहाँ पे लगा दिया जाए। लेकिन इससे आपको नज़र आता है कि अमेरिका अपने पुराने एलाय इसराइल के पीछे अभी भी कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिकली खड़ा हुआ है। लेकिन ट्रंप सरकार में और बड़ा कुछ हो रहा है। इलॉन मस्क और ट्रंप की जो मोहब्बतें थी आपस में वो लगता है ख़त्म हो चुकी हैं। जब मस्क का टेन्योर ख़त्म हुआ सरकारी ऑफिस में, उन्होंने कहा कि मैं मज़ीद काम नहीं करूँगा सरकार के साथ एंड आई विश द सरकार बेस्ट ऑफ लक। उसके बाद उनकी क्रिटिसिज्म स्टार्ट होगी। उन्होंने हार्शली क्रिटिसाइज़ किया डोनाल्ड ट्रंप का मेजर डोमेस्टिक पॉलिसी बिल, कहा ये डिस्कस्टिंग अबॉमिनेशन है और कहा कि रिपब्लिकन्स इसको रिजेक्ट करें, इस पर काम मत करें। यहाँ पे क्या चीज़ आपको नज़र आती है?
कि अमेरिका में भी वही एलीट कैप्चर है, वही इलॉन मस्क जो ट्रंप के स्टेज पे नाच रहा था एक छोटे बच्चे की तरह, आज उसी के खिलाफ साल गुजरे तो बातें कर रहे हैं, क्योंकि जो उसकी पॉलिसीज़ हैं वो फेवरेबल नहीं है मस्क के लिए। इलॉन मस्क चाहता था कि वो इंडिया के अंदर टेस्ला की फैक्ट्री लगाए ताकि वो प्रोडक्ट्स जो है सस्ते बना सके, लेकिन जब ट्रंप ने ये कहा कि जो किसी और मुल्क में जाके कोई बनाएगा इंडस्ट्री, अमेरिका से जॉब्स लेके जाएगा, मैं उस पर टैरिफ्स लगवाऊंगा, तो तकलीफ़ें शुरू होगी। फिर सरकार में आते ही जो ट्रंप ने एक्सपोज किया इमिग्रेशन वीज़ास के बुनियाद के ऊपर लोगों को बॉन्डेड लेबर में रखा जाता है और ये कंपनियां सस्ता लेबर दुनिया का एक्सप्लॉयट कर रही हैं अमेरिका में रहते हुए, उसने उस पर भी पाबंदी लगाई। इस पर भी ट्रंप को भारी नुकसान हुआ। तो रियलिटी ये है कि ये सारे के सारे व्यापारी सौदागर अपने पैसों के लिए अपने मुल्कों को बेच देते हैं, मुल्क के बारे में नहीं सोच रहे थे, ये अपनी बॉटम लाइन अपने इन्वेस्टर्स के रिटर्न रेशियो का सोच रहे होते हैं। इस सारी गुफ्तगू के दौरान ट्रंप ने 12 मुल्कों के अंदर भी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, जिसके अंदर अफगानिस्तान, चैड, कॉन्गो, इक्वाटोरियल गिनी, एरिट्रिया, हेटी, ईरान, लिबिया, म्यांमार, सोमालिया, सूडान और येमेन, इनके ऊपर तकरीबन मुकम्मल पाबंदी है। और हाइटेंड रिस्ट्रिक्शंस हैं उन लोगों पे जो बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सीरिया लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला से आएंगे। जो रीसेंट अटैक एक प्रो इसराइली रैली में हुआ था बोल्डर कोलोराडो में, जहाँ पे अनडिस्क्लोज लोगों ने हमलावर हुए थे, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए ये बैन अनाउंस किया गया। हालांकि ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं आपस में, जो ये नेशन स्टेट्स उन्होंने बताए गए हैं अक्सर गरीब ममालिक हैं जहाँ पे मोस्ट ऑफ देम में अमेरिका या किसी वेस्टर्न एम्पायर ने कोई ना कोई तबाही मचाई हुई है, बस अभी इन लोगों को अपने पास लेना नहीं चाहते। आसान होता है ना, हम साइमा में घर जाए गंदा कर दो, फिर उस गंदगी से बचने के लिए वो आपके पास आए तो कहें नहीं मेरा घर बहुत साफ़ है, तुम बहुत गंदे हो। तो ये यूएस की एक डुप्लिसिटी है जो ये हिस्टोरिकली होती रही है। ट्रंप की सरकार थोड़ी सी उसको ओपनली आया कर देती है, लेकिन यूएस स्टेट पॉलिसी हमेशा रही है कि कुछ कंट्रीज़ को हम बेहतर समझते हैं, लिहाजा उनकी इमिग्रेशन को हम अलाउ करेंगे, उनकी असिमिलेशन इनटू आवर कल्चर अलाउ करेंगे, लेकिन हम मल्टी कल्चरल सोसाइटीज़ एक्चुअली डेवलप नहीं करेंगे। जो न्यूयॉर्क मेल्टिंग पॉट एक्सपेरिमेंट था, इनफैक्ट दुनिया के मेजर मेट्रोपोलिस का मेल्टिंग पॉट एक्सपेरिमेंट था, वो रिलेटिवली फेल कर गया है। आपको इस वक्त हर जगह नज़र आ रहे मेजर मेट्रोपोलिस में रेसिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं, एथनिक बेस्ड मूवमेंट्स चल रही हैं। लोग नहीं पसंद करें इस मल्टी कल्चरलिज्म को, वो चाहे इंग्लैंड हो, चाहे यूएस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो। मैं आप कोई भी वेस्टर्न कंट्री उठा लेंगे तो वहाँ प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। इवन कराची जैसे शहर में जहाँ पे आपको मल्टीपल एथनिसिटीज़ मिलती हैं, तो हम आपको गवाही दे सकते हैं कि लसानियत की बुनियाद पर वहाँ क्या फसादात होते हैं। जो इनहेरेंट सिंधीज़ हैं सिंध के, वो रिजेक्ट करते हैं महाजर्स को। जो पख्तून कम्युनिटी वहाँ पे आ गई है, उनके अपने तनाव चल रहे हैं। बंगालीज़ को आज तक फुल स्टेटस ही नहीं मिल सका, लेकिन उस पर हम अनकरीब एक वीडियो बनाएंगे। बस उसका जो रिसर्चर है वो इधर ही बैठा हुआ है, वो देख रहे कि ये बात अभी नहीं करनी थी, लेकिन बात हमने कर दी। अब इधर से हम चलते हैं लोकल न्यूज़ की तरफ, क्योंकि मैंने ये रियलाइज़ किया कि सुबह और शाम न्यूज़ पैकेट जब हम करते हैं तो ख़बरें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हमें सारी थोड़ी जल्दी जल्दी कवर करते हैं, कुछ हम डीप डाइव कर देते हैं। बीएलए ने एक बहुत खौफनाक किस्म का हमला किया है, जहाँ पे उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ तुम्फ हनीफ नुरज़ई को अबडक्ट कर दिया। ये उनकी रूटीन की अबडक्शन से हट के है। उन्होंने इसमें पंजाबियों को टारगेट नहीं किया, एक पख्तून इंसान को टारगेट किया जो सरकारी मुलाजिम थे वहाँ पे। उन्होंने उनकी गाड़ी हाईजैक की है, उनको वहाँ से उठाया, और अब वो क्लेम ये कर रहे हैं कि हम इनको लेके जाएंगे अपने कोर्ट्स में, यानी कि बीएलए के कोर्ट्स में, और वहाँ पे इनके खिलाफ केस चलेगा कि इन्होंने क्राइम्स कमिट किए हैं बलोच लोगों के खिलाफ। बीएलए एक तासुर देना चाह रहा है कि जनाब हम रियासत चला सकते हैं, हमारी फ़ौज है, हमारा झंडा है, हमारे मिली नगमे हैं, और अब हमारी अदालतें भी हैं। ये सब बकवास है। ये आखिरी दफ़ा हमने देखा था आईसिस में, जहाँ पे एक छोटे से इलाके पे कब्ज़ा करके वहाँ पे वो कहते थे देखिए हम पूरे पूरे मुल्क चला रहे हैं, हमारी अदालतें हैं, ये है, जेल हैं। तो आईसिस और बीएलए में मुझे तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। और आईसिस का क्या कंक्लूजन हुआ है कि उनको निस्तो नाबूद कर दिया गया है, और जो उनकी बची कुछ चीज़ें रह गई थी वो या टर्की की प्रॉक्सी हैं या अमेरिका की प्रॉक्सी हैं। तो बीएलए की भी यही रियलिटी है कि बीएलए एक्चुअली बलोच लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करती, वो प्रॉक्सी है। इनफैक्ट हमने ये देखा है सिर्फ पिछले महीने के अंदर, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी इस्लामाबाद बेस्ड पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी के अंदर, कि 5% अटैक आए हैं मई में अप्रैल की बनिस्बत। और वो जो अटैक्स हुए हैं ज़्यादातर वो इंक्रीज़ इन्हीं फितनतल हिंदुस्तान और फितनतल ख्वारिज की वजह से हुए। इनफैक्ट इनके ख़िलाफ़ अब जो ऑपरेशंस की नेसेसिटीज़ हैं वो बहुत इंक्रीज़ करती जा रही हैं। अनफॉर्चुनेटली जब ये ऑपरेशंस लार्ज स्केल पे होते हैं, जो बीएलए इनवाइट करने की कोशिश कर रही है इस तरह की स्टूपिड हरकतें करके, वो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। जिस तरह जब हमने ऑपरेशन किया था केपी के रीजन्स के अंदर, एक्सफाटा के रीजन्स के अंदर, उसने कुछ लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट किए, डिस्प्लेसमेंट,
इकोनॉमिक तबाही, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की तबाही। अगर सरकार इस वक्त ऑपरेशन करेगी BLA के ख़िलाफ़, जो बिल्कुल करना चाहिए उनको, उसके अंदर सरकार को ये चीज़ें मद्देनज़र रखनी होंगी और इनके पहले सॉल्यूशंस बनाने होंगे ताकि फिर ये प्रॉब्लम्स परसिस्ट ना करें। अगर हम प्रोविंशियल ब्रेकडाउन देखें इन हमलों का, तो तकरीबन 35 हमले बलूचिस्तान में हुए हैं, 47 हमले KPK में हुए हैं, 82 आउट ऑफ 85 टोटल अटैक्स यहीं पे हुए हैं। इसके अलावा 3 हमले आपके मेन लैंड आज़ाद कश्मीर, पंजाब और सिंध के अंदर हुए हैं। जो 35 हमले बलूचिस्तान में हुए हैं उसमें 51 डेथ्स हुई हैं, 30 सिविलियन, 18 सिक्योरिटी पर्सनल और 3 मिलिटेंट्स। 100 के करीब लोग इंजर हुए हैं, 94 सिविलियंस, 5 सिक्योरिटी पर्सनल और 1 मिलिटेंट। यानी कि जिस कौम को इन्होंने फ्री करना है उस कौम का जीना ही इन्होंने हराम कर दिया अपने सूबे के अंदर। मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पे पूरी कौम को इकट्ठे होके एक तो एक्स्ट्रा जुडिशल कोई भी चीज़ हो उसको रिजेक्ट करना चाहिए। यू कैन नॉट बी अ स्टेट विद इन अ स्टेट। हम सेम रूल अप्लाई करेंगे जो हमने सना यूसुफ मर्डर केस में किया था। कोई बंदा कानून को अपने इख्तियार में नहीं ले सकता, उसी तरह BLA भी ये नहीं कर सकता। और जब आप एक मजमूए में, एक ग्रोह में ये करते हैं तो उसको हम दहशतगर्दी ही लेबल करते हैं। अब ये सारी की सारी जो रैंपिंग अप हो रही है ये इंडिया की तरफ से हो रही है, इसको आप समझें। BLA इज़ अ प्रॉक्सी ऑफ द इंडियंस। वो उनके इंटरेस्ट यहाँ पे सर्व करती है। अफ़गानिस्तान की नॉर्मलाइजेशन के बाद BLA को अपनी अफ़गानिस्तान में जो छुपने की पनाह गाह है वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। ईरान के साथ भी हमारी नॉर्मलाइजेशन हो रही है, तो ईरान सिस्तान में भी जाकर जो फसादात करते थे वो भी मुश्किल हो गए हैं। ईरान वाली साइड सिस्तान में ऑपरेशंस ईरान की आर्मी कर रही है, यहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी कर रही है। सो देयर इज़ ओनली वन एलाई दैट BLA हैज़ नाउ, विच इज़ इंडिया। इंडिया को जो ऑपरेशन सिंदूर की मुँह की खानी पड़ी है, उसके बाद इंडिया अब रिजॉर्ट कर रहा है इस घिनौनी हरकत पे। लेकिन बिकॉज हम एक स्टेट ऑफ वॉर में हैं एवर सिंस 9/11, तो वी आर फुली प्रिपेयर टू डील विद दिस कॉन्सिक्वेंसेस। हमारे मेजर स्टेट फेलियर्स नहीं होते जैसे इंडिया के पहलगाम में हुए थे। हम चीज़ों को रिकवर कर लेते हैं बिकॉज हमारे लिए ये अब हस्बे मामूल बन चुकी है। चीज़ होनी नहीं चाहिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली बन चुकी है। तो इंशाल्लाह वी विल बी एबल टू टैकल दिस और जल्द से जल्द उस इलाके को फ्री करा के उन लोगों की भी तरक्की का काम शुरू किया जा सकता है। अब थोड़ी सी हम सियासी खबरों की तरफ आते हैं। आज इमरान खान साहब की सुनवाई है 190 मिलियन पाउंड की केस की। मैं उम्मीद करूंगा कि उनकी सुनवाई हो जाए और जो उनका केस है उसको फ्री एंड फेयर तरीके से एडजुडिकेट किया जाए। बिकॉज इस सारी गुफ्तगू के अंदर हमें एक कोर बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे मुल्क में जमहूरियत नहीं है। द गवर्नमेंट डज़ नॉट रिप्रेजेंट द पीपल। हमारी जो कोर्ट्स हैं वो स्पीडी और जस्टिस की बुनियाद के ऊपर फैसले नहीं करती। पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के फ़ायदे के डिसीजंस होते हैं। ये 190 मिलियन पाउंड का फ़ैसला बेशक अदालत इमरान खान के ख़िलाफ़ दे दे, आई कैन नॉट डिक्टेट टू द कोर्ट कि वो क्या फ़ैसला दे, लेकिन आप फ़ैसला कर लें। अगर उनकी बेल की पटिशन लगी है तो आप बेल पटिशन रिजेक्ट कर दें अगर आपने करनी है, लेकिन उनकी बेल बनी तो ग्रांट कर दें। ये लोगों को लटकाने का जो चक्कर है ये अवाम और अदालती निज़ाम में गैप डालता है, जिसकी वजह से हमारा सोशल फैब्रिक डैमेज हो रहा है। बाकी इमरान खान साहब कितने वो गुनहगार हैं ये हम सबको पता है, कितने को उन्होंने जुल्म किए हैं रियासत के ख़िलाफ़ ये भी हम सबको पता है। तो रियलिटी ये है कि इस सारी इंटरनेशनल जियो पोलिटिकल गुफ्तगू के अंदर, पाकिस्तान के विंस के अंदर, नॉर्मलाइजेशन के अंदर एक बहुत बड़ा काला दाग फिर भी है, वो PTI के साथ सलूक और इलेक्शन चोरी का है। और अगर हम इसको एड्रेस नहीं करेंगे तो हमारी ट्रू यूनिफिकेशन एज ए नेशन स्टेट नहीं हो सकती। एक बंदे को तकरीबन 4-4.5 करोड़ वोट उनकी पार्टी के बकौल पड़ा है, उस बंदे को हम एलिनेट करके दीवार साथ लगाया हुआ है। तो हमारी हमेशा हाफ विक्ट्री होती है। हम कभी इंटरनेशनली पैथेटिकली परफॉर्म कर रहे होते हैं, इंटरनली हमारे मामला ठीक हो जाते हैं। हम इंटरनली पैथेटिक परफॉर्म करते हैं, हमारे इंटरनेशनल मामला बहुत ठीक हो जाते हैं। कभी तो हम अपनी हिस्ट्री में ये डिसाइड कर लेंगे भाई हमने मुल्क के अंदर भी इंसाफ देना है और बाहर भी दुनिया के साथ बराबरी में बात करनी है। आप सोचें फिर कितना फ़ायदा होगा पाकिस्तान को। अगर हम उस पर्सपेक्टिव से सोचें, अगेन ये मेरा तज्जिया है अपना, जो करंट सिचुएशन बन गई है इमरान खान साहब की मकबूलियत की, मुझे कोई रास्ता उनका बाहर आते हुए नज़र नहीं आता। और अगर वो बाहर आ भी जाते हैं तो मुझे फिर गवर्नमेंट के चलने का रास्ता नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से ये सारे हथकंडे फार्मूले इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कभी इमरान खान साहब का केस
रोस्टर पे नहीं लगाया जाता, कभी जज जो है लेफ़्ट ओवर कर देता है, डिसीजन महफूज कर देता है, कभी अगली डेट दे देता है ताकि उनको तवील अरसे के लिए रखा जाए। जस्ट बिकॉज इस केस में अगर इमरान खान साहब के साथ इंसाफ होता है डज़ नॉट मीन कि बाकी केसेस में उनको उठा लिया नहीं जाएगा। तो खान साहब के बाहर आने के इम्कानात एक्चुअली 190 मिलियन पाउंड से लिंक्ड नहीं है, वो इस्टेब्लिशमेंट की सोच से लिंक्ड है। और फिलहाल इस्टेब्लिशमेंट की सोच में कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही जो आप कह सकें या जो निशानी दे सके कि जनाब शायद कोई तब्दीली आने लगी है। आसिम मुनीर साहब वाशिंगटन जा रहे हैं तकरीर देने, तो उसके ऊपर लगता है पीटीआई जो है कोई वहाँ पे धरना एहतजाज प्लान कर रही है। पीटीआई को लगता है इस धरने एहतजाज से क्या अचीव होगा, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि जब आप एक मूवमेंट चला रहे होते हैं हक़ के लिए, जब आप एक मूवमेंट चला रहे होते हैं अपने मुल्क के अंदर कोई मेजर पॉलिटिकल रिफॉर्म लाने के लिए, तो उसमें सैक्रिफाइसेस तो बहुत सारी होती हैं। अब जो हमारी पॉलिटिकल क्लास है वो सैक्रिफाइस करने को तैयार नहीं है, और जो हमारा वर्कर है पॉलिटिकल क्लास का वो थक गया सैक्रिफाइस कर करके। एक ज़माना था कि नून लीग का वर्कर भी अर्ली 90s में बहुत एक्टिव था, लेकिन अपनी क़यादत की हरकतों को देख के उसने एक साइलेंट वोट का मैकेनिज़्म बना दिया। एक ज़माना था जब पीपीपी के जियालों की मिसालें दी जाती थी, लेकिन ज़रदारी ख़ानदान और भुट्टो ख़ानदान की 2 नंबरियाँ यू टर्न्स दे के उनका भी जालापन ख़त्म हो गया। अगर इस वक्त हम देखें तो अली मीन गंडापुर साहब सिक्योरिटी मीटिंग्स के अंदर इतफाक़ करते हैं ऑपरेशन के साथ, और जब बाहर आते हैं तो कहते हैं मैं कभी भी यहाँ ड्रोन स्ट्राइक नहीं होने दूँगा, ड्रोन स्ट्राइक्स रुक जानी चाहिए, लेकिन ड्रोन स्ट्राइक्स फिर भी होती रहती हैं। अगर हम देखें कि इमरान खान साहब से इस वक्त जो लिस्ट जारी हुई है लोगों की मिलने की, वो सारे का सारा एंटी अली अमीन गंडापुर ग्रुप है। क्या इमरान खान साहब कुछ और सोच रहे हैं अली अमीन गंडा के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या अली अमीन गंडापुर साहब का पता साफ होने लगा है? ये हमें वक्त ही बताएगा। पीटीआई की इन फाइटिंग इस चीज़ की अक्कासी है कि पीटीआई के अंदर जो एक लीडरशिप एग्जिस्ट करती थी वो शायद रेवोल्यूशन का ब्रंट बेयर करने को तैयार नहीं है। तो अब प्यादे चेंज किए जा रहे हैं। आलिया हमज़ा का सामने आ जाना ये प्यादों का चेंज है, क्योंकि वो ज़ोर बर्दाश्त करने को शायद तैयार हैं बकौल पीटीआई और उनके वर्कर्स के। लेकिन अगर आप पीटीआई के इनर रैंक्स में भी गुफ्तगू करें, उनसे ऑफ कैमरा भी मिले, तो घबराए हुए वो भी हैं। अगर आप जमहूरियत में मानते हैं और आपका मौक़िफ़ है कि हमने मुल्क में जमहूरियत की बालादस्ती करवानी है और इमरान खान को हमने फ्री एंड फेयर ट्रायल दिलवाना है, तो फिर आपको ये जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। करें आप कानून के दायरे में रह के, लेकिन आपको करनी पड़ेगी। लेकिन हमारी सियासत उन लोगों से भरी हुई है जो मफाद की खातिर सियासत में उतरते हैं। अभी इस वक्त मार्केट में एक बहुत बड़ी ख़बर है कि कोई बहुत बड़ा लीडर किसी और पॉलिटिकल जमात का या एक्स लीडर किसी और पॉलिटिकल जमात का पीटीआई में शामिल होने लगा है। हमें भी उड़ती उड़ती ख़बरें आई हैं, वो कौन है मेरा नहीं ख्याल मैटर करता है वो बंदा जमात में आए या ना आए, क्योंकि पीटीआई, पीएमएलएन, पीपीपी इंडिविजुअल्स की जमात नहीं है, ख़ानदानों की जमात है। और रियलिटी ये है कि इमरान खान के अलावा पीटीआई है नहीं, नवाज शरीफ के शरीफ ख़ानदान के अलावा नून लीग नहीं है, और भुट्टो ज़रदारी ख़ानदान के अलावा पीपीपी नहीं है। तो पीटीआई वाले बहुत बिल्डअप करेंगे बहुत बड़ा आदमी आ रहा है हमारी जमात के अंदर, आई डोंट थिंक इट विल मेक अ डिफरेंस। बाकी सियासी जमातें एम ही परेशान हो जाएगी, पता नहीं साड़ा केड़े वाला बेली साड़ी जमात छड़ के पीटीआई में शामिल हो रहा है। वैसे कोई मेजर डिफरेंस होता नहीं है। रियलिटी ये है कि हमारे जो सियासतदान हैं वो अपॉर्चुनिस्टिक रीज़न से सियासत में आते हैं। आप उनसे ऑफ कैमरा बातें करें, उनसे डिस्कशन करें, तो उनकी सोच एक यूनियन काउंसिल वाली होती है कि मैंने अपने इलाके के लोगों को कोर्ट कचहरी के काम कराने हैं, किसी के छत के काम कराने, किसी गलियाँ बनवानी है। दे आर नॉट मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट जो लेजिस्लेशन की बात करें। हाँ, उनमें से कुछ लोग होते हैं जो करते हैं, कुछ लोग हैं उनमें जो पढ़े लिखे होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं मुल्क का कानून बनाने में, लेकिन मोस्टली ये सारे यूनियन काउंसिल अकल रखने वाले लेवल पे होते हैं। और शायद यही उनका मुकद्दर है। जिस दिन यूसियाँ बहाल होंगी तो आप देखेंगे आपके एमपीएस चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यूसियाँ जो होंगी वो ज़्यादा फाइनेंशियली लुक्रेटिव हो जाएंगी, और आपकी एमपी क्लास जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाएगी। ओवरऑल इंटरनेशनल कुछ मेजर विन्स हैं पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए कई सुबकी हैं, लेकिन इन विन्स को ट्रू लॉन्ग टर्म गोल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें इंटरनल स्ट्राइफ करेक्ट करना पड़ेगा। हमें बलूचिस्तान के इशू को डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली हल करना पड़ेगा। सेम गोल्स फॉर केपी। हमें अपनी पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस क्रिएट करना होगा ताकि एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पॉलिसी मुल्क के लिए बन सके। इंटरनल कंसेंसस बनते हुए नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज इमरान खान इज़ ए अनस्टॉपेबल फोर्स, एंड दैट अनस्टॉपेबल फोर्स इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट विच इज़ एन इमूवेबल ऑब्जेक्ट। तो मेरी ये प्रेडिक्शन इंडिया और पाकिस्तान की जंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन ये है कि अगले 3, 4, 5 महीने मुल्क के अंदर काफ़ी
इंतशार रहेगा। हमारे काम को सपोर्ट कीजिए, ये आप लोगों की सपोर्ट से ही चल रहा होता है। हमें हमारी दुआ भी कीजिएगा, ये काम थोड़ा रिस्की भी दिन ब दिन ज़्यादा हो ही जा रहा है। मुल्क के लिए दुआ कीजिएगा। हज का वक्त आ रहा है, अरफात वाले दिन बाकायदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला नीचे आ जाते हैं ताकि वो हमारी दुआएं सुन सके। तो खूब दुआएं मांगेगा, कबूलियत का वक्त होता है। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।